बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की इस 34वीं किस्त में हम फातिमिया का फतह मिस्र को बयान करेंगे। तो दोस्तों, सन 969 में बनु फातिमा का मिस्र पर कब्जा कर लेना इस्लामी तारीख का एक मुअय्यन करदा लम्हा है। इसने इस्लामी दुनिया में इस वक्त तक जो कुछ भी मरकजियत बाकी रखी इसे बर्बाद कर दिया। स्पेन के अमीरों को इस बात पर मजबूर किया कि वो खुद अलग से एक अपनी खिलाफत का ऐलान करे। मगरबी अफ्रीका में ताकतवर मराबतून इनकलाब शुरू हो गया। मुसलमानों के लिए वो एक आखिरी और फैसला कुन मौका था जब वो यूरोप पर हमला कर सकते थे। बनु फातिमा की वजह से बेहतरीन लम्हा मुसलमानों के हाथों से निकल गया। इनकी तरफ से होने वाली नजरियाती इश्तिहाल अंगेजी के सिलसिला का जवाब आखिरकार सन 1111 में इमाम अल गज़ाली रहमतुल्लाह की पुरजोश फसाहत बयानी से मिल गया। फातिमीत ने इस्लामी हुकूमत की सरहदों का जो मरकजी दरवाजा खोल दिया था, तो इसी वजह से सन 1099 में सलीबियों को यरूशलेम पर कब्जा करने का मौका मिल गया। आखिरकार जब फातिमी तारीख के मरकजी किरदार की हैसियत से अलग हुए तो इंतहाई कीना परवर और इंतकाम परवर अंदाज से हटे। इसी बदला लेने की जज्बात की शिद्दत से मखमूर बातनी फिरका की हशीशीन और कातलों के अरूज का बहस बनते हुए वो तारीख के स्टेज से दूर हुए। उन्होंने जो कत्ल किए इसकी फहरिस्त बहुत तवील है। इनका अहम तरीन निशाना निजामुल मुल्क तूसी, जिनका इंतकाल सन 1092 में हुआ था। शायद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद ये इस्लामी तारीख का सबसे काबिल तरीन मुनज़्ज़म था। इन कातलों ने अपने खंजर से इस्लामी दुनिया की सियासी ढांचे पर कारा वार किया और इसे तबाह करके रख दिया। हमने पिछले एक वीडियो में अब्वाब में इस सियासी हालात का तजिया किया है जो शियाने अली की जद्दोजहद की खुसूसियत रहे हैं। वक्त के साथ ये शिया तारीख भी अपने खुद इमामत की जानशीनी के सवाल पर कई ग्रोहों में बट गई। अहम तरीन नफाक इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बाद हुआ, जब इनके बड़े बेटे इमाम इस्माइल का इंतकाल इनकी अपनी जिंदगी में ही हो गया। तो छठवें इमाम जाफर ने अपने दूसरे बेटे इमाम मूसा काजिम को 7वें इमाम की हैसियत से अपना जानशीन नामजद किया और शिया की अक्सरियत ने इस नामजदगी को कबूल कर लिया, लेकिन एक छोटे से तबका ने इस फैसला को मानने से इनकार कर दिया और इमाम इस्माइल को ही 7वां इमाम तस्लीम किया। यही फातिमी शिया या सबाई कहलाए। मुसलमानों के दो ताकतवर तबके आगा खानी और बोरी इसी बनी फातिमी का हिस्सा है, जिन्होंने मशरकी अफ्रीका और हिंदो पाक की सियासत में अहम रोल अदा किया है। अब्बासी, जिनकी हुकूमत सन 750 से लेकर 1258 तक रही, उन्होंने अपने मसलक से इख्तलाफात रखने वाले शियों पर उमवियों से ज्यादा तशद्दुद रवा रखा। किसी भी किस्म की सियासी कामयाबी से नामीद होकर शिया तहरीकें जमींदोज हो गई। इस वीडियो में हमारा मरकज नगाह सिर्फ फातिमी तारीख है। कई तारीखी तब्दीलियों के संग ने फातिमी तारीख की मदद की। 9वीं सदी ईस्वी में अफ्रीका, यूरोप और एशिया के वसी इलाके इसकी मरकजियत के तहत आ गए, जिसकी वजह से तजारत में बेइंतहा तरक्की हुई। आवाम खुशहाल हो गए, बड़े बड़े शहर उभर आए, पुराने कस्बों की आबादी में इजाफा हुआ। लूट मार करने वाले खाना बदोश कबाइल से बचने के लिए दही आबादी शहरों की जानब हिजरत करने लगी। शहरी जिंदगी की आसाइशों की तरह झुकाव का अमल तेज होने लगा। साथ ही साथ एशिया और अफ्रीका में इस्लाम तेजी से फैलने लगा। नौ मुस्लिम अपने इन आकाम के मजालिम से पनाह हासिल करने के लिए शहरों का रुख करने लगे, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। एशिया में दमिश्क, बगदाद, बसरा, कूफा, हमदान, इस्फहान, हेरात, बुखारा, समरकंद का शगर, अफ्रीका में फस्ताद, सज्जल मासा, तहरात, खैरवान और दागोस्त और मदकार, और यूरोप में सोसा, कर्तबा और तौलीदो तजारत के मरकज बन गए। मुसलमान व्यापारियों ने हिंदुस्तान के मिलहार, अफ्रीका के रंजबार, चीन के क्यांटोन जैसे दूर दराज इलाकों में अपनी तजारती नौआबादियों
یعنی کالونیاں قائم کر رکھی تھی۔ تجارتی سرگرمی میں تیزی سے اضافہ کی وجہ سے تیار شدہ مال کی کھپت بھی بڑھنے لگی۔ پیتل کی نقاشی، سونے کے زیورات، زر جفت شدہ سلک، نازک قلین، لوہے اور فولادی اشیاء کی مانگ خصوصی کے ساتھ زیادہ تھی۔ اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے بنی فاطمی نے سب سے پہلے انہی پیشہ والوں کو اپنا نشانہ بنایا۔ سن 861 میں خلیفہ المتوکل کو اس کے اپنے ترک محافظوں نے ہی قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد عباسی خلافت کی فوجی اور سیاسی طاقت کافی حد تک کمزور ہو گئی۔ ترکوں کے عروج سے اسلام کے سیاسی کثر میں ایک نئے عنصر کا اضافہ ہوا۔ ابتدا میں خلفاء نے ان ترکوں کی خدمات حاصل کی تاکہ عربوں اور ایرانیوں کے درمیان طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جا سکے، لیکن آگے چل کر انہی ترکوں نے عربوں اور ایرانیوں کو ہی بے دخل کر دیا، خود خلافت کی قسمت کے مالک بن گئے۔ متقی المقتقی کے بعد، جس کا انتقال 908 میں ہوا، خلفائے ترک سپہ سالاروں کے مرے بن کر رہ گئے۔ سلطنت کے دور دراز صوبے داروں کو جب بغداد کی سیاسی کمزوری کا احساس ہوا تو انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور مقامی شاہی خاندانوں کی حکومت قائم کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ادریس نے سن 788 میں مراکش میں شیعہ سلاطین کے سلسلہ کی بنیاد ڈالی۔ سن 800 کے بعد ایک عرب سپہ سالار الغالب اور اس کے وارثوں نے الجیریا اور تونشیا میں اپنا آزادانہ اقتدار قائم کیا۔ سن 868 میں ایک ترک سپہ سالار ابن طولون نے مصر پر قبضہ کیا اور طولونیہ خاندان کی حکومت قائم کی۔ مشرق میں ایک سپہ سالار طاہر حسن نے مامون اور امیر کی خانہ جنگی میں مامون کا ساتھ دیا تھا، اس کو خراسان پر آزاد حکومت قائم کرنے کا پروانہ دے دیا گیا۔ سن 922 میں بنو طاہر نے بغداد کے ساتھ کسی بھی ظاہری دکھاوے کے تعلقات کو اتار پھینکا اور خود متحری کا اعلان کر دیا۔ سن 932 میں ایک ایرانی نژاد بویا نے ایران عراق کی سرحدوں پر ایک طاقتور سلطنت کی شاہی سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ بنی بویا نے، جو کہ اثنا عشری شیعہ تھے، بہت جلد کوفہ اور بصرہ پر قبضہ کر لیا۔ سن 945 میں وہ بغداد پر قابض ہو گئے اور خلیفہ کو مجبور کیا کہ وہ اقتدار کی باغ ڈور علویوں کے ہاتھ سونپ دے، لیکن انہوں نے عباسیوں کا مکمل خاتمہ نہیں کیا۔ اس کے دو وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ اس وقت امامت کے قابل کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو۔ دوسری وجہ تھی کہ ترکوں کی فوجی طاقت، جو کہ دھیرے دھیرے طاقتور فوجی عنصر کی حیثیت سے ابھر رہے تھے، بنی بویا کہ ان کے رد عمل کا خوف تھا، جو کہ کچھ ہو بنی بویا عالم اسلام پر سیاسی غلبہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اثنا عشری کبھی بھی اقتدار اعلیٰ کے اس قدر قریب نہیں پائے جاتے۔ بنی فاطمی کی کامیابی کا شاید سب سے اہم سبب حکومت کے اندرونی حلقوں کی بدعنوانی اور رشوت ستانی ہے۔ یہی سبب سب سے قابل اعتماد ہے۔ ہارون الرشید کے دور حکومت کے بعد بغداد کی شان و شوکت خیرہ کن بن گئی۔ وہ دن اب خواب و خیال ہو گئے جبکہ اولین دور کے خلفاء کی زندگی جفاکش اور سادہ ہوا کرتی تھی۔ گزرے ہوئے دور میں خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے بذات خود مدینہ سے یروشلم تک کا سفر کیا تھا۔ اس شہر کی کنجیاں لینے کے لیے اپنے نوکر کے ساتھ صرف ایک ہی اونٹ پر باری باری سفر کرتے ہوئے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کھجوروں کی غذا پر کئی دن روزہ سے رہ جاتے۔ اس کے مقابلہ میں 9ویں صدی عیسوی کے خلفاء ہزاروں مصائب کے گھیرے میں سونے کی پالکیوں میں سفر کرنے لگے، دکھاوے کے لیے ظاہری شان و شوکت کے فضول رسوم و رواج پر بے دریغ خزانہ لوٹانے لگے۔ خواجہ سروں اور ناچنے والیوں سے گھرے رہنے والے ان خلفاء کے دربار قسطنطنیہ کے بازنطینی درباروں یا ان ایرانیوں کے درباروں سے شان و شوکت میں کچھ کم نہ تھے، جنہیں مسلمانوں نے اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ اب خلفاء کی حکومت اسلام کے اس ابتدائی دور کی طرح نہ تھی جبکہ الہامی اصولوں سے وفاداری برتی جاتی تھی۔ اب تو اسلامی سلطنت کو سیاسی مسلط پسندی اور جابرانہ طاقت نے آپس میں متحد کر رکھا تھا۔ شمالی افریقہ میں دہی بربر آبادی اور شہروں میں سکونت پذیر عربوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔
फारस में तुर्कों ने ईरानियों को इक़्तिदार के अवान से निकाल बैर किया, तो लेकिन ईरानी और अहराबी दोनों इन्हें जबरदस्ती घुसाने पर वाले दखल अंदाजों के हंसे से गिरी हुई नजरों से देखते थे। रिश्वतखोरी आम थी। अब वक्त आ गया था कि इनकलाबी तारीख उठे और इनकलाब बनु फातमी के रूप में उभरा। इस इनकलाबी फातमी अमा के क़यादत ने एक नए दौर का आगाज का वादा किया। अमाम जाफर 100 साल बाद एक फातमी तारीख इस्लामी कसर सियासत की तय में उबलने के लिए बेकरार एक बहते हुए लावे के तारे की तरह रुआ थी। और ये इनकलाब 9वीं सदी के दूसरे हिस्सा में इस उफक से उस उफक तक बेवक्त सैकड़ों उबलते लावे अतफशाव की तरफ फूट पड़ा। इस तारीख का मेमार था अब्दुल्ला बिन मैमून। ये अबुल खत्ताब का शागिर्द था। अबुल खत्ताब ने एक जमाने में हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रहनुमाई में तालीम हासिल की थी, लेकिन खलीफा मंसूर ने तकिया के मुतल्लिक इसके नजरियात को बिदअती और काफराना करार देकर इसको मरवा दिया। तकिया का मतलब है अगर जान का खौफ हो या अगर सख्त जख्मी होने का अंदेशा हो तो ऐसे हालात में ज़हरी तौर पर अपने असल अकायद से इनकार किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा, फातिमी ने हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान को मानने से इनकार कर देता, जिसके जरिए उन्होंने इमाम काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7वें इमाम की हैसियत से नामजद किया था, बजाय इसके कि उन्होंने ये दावा किया कि इमाम इस्माइल का इंतकाल नहीं हुआ बल्कि वो सिर्फ रूपोश हुए। इस्माइलिया के इन रूपोश अइम्मा की शिजरा का एक पत्ता नहीं चलता, हत्ता के सन 875 में इसके अतबा करने वालों यानी करामातीन ने अबू अब्दुल्ला की सरगर्दी में यमन में कब्जा कर लिया। अबू अब्दुल्ला ने यमन को अपना सदर मुकाम बनाकर बुद्दुओं और यमनियों पर मुश्तमिल एक फौज तश्कील दी। सन 903 में इसने दमिश्क पर चढ़ाई शुरू की और वहां के बाशिंदों को कत्लेआम किया। सन 923 में बसरा को रौंद डाला। उसने बसरा से मदीना जाने की राह पर हाजियों के काफिलों पर हमले शुरू किए और हजारों मर्दों, औरतों और बच्चों को जो कि आज़मीन हज थे कत्ल कर डाला। 928 में इन फौजी ने मक्का पर हमला किया, काबा अल्लाह में तबाही मचाई और अपने साथ हजर अस्वद बहरीन ले गए, जहां उन्होंने अपना मुस्तफर आला बनाया हुआ था। हिजर अस्वद 22 सालों तक वहीं रहा और आखिरकार फातिमी खलीफा मंसूर के हुक्म पर सन 950 में इसे मक्का वापस किया गया। बगदाद की अफवाज ने तेजी से आगे बढ़कर दमिश्क पर फिर से कब्जा जमा लिया, लेकिन इस दौरान करामातीन तारीख शुमाली अफ्रीका में फैल गई। आज के तुनीसिया, अल्जीरिया और मराकश के इलाकों को अब अरब मगरब अक्सा के नाम से पुकारते थे। अक्सर इस इलाके को सिर्फ मगरब के नाम से ही पुकारा जाता था। मगरब वो खित्ता है जिसके साथ मुस्लिम स्पेन और जुनूब मगरबी यूरोप की किस्मत वाबस्ता रही। ये इलाकाई दायरा तारीखी तौर पर बैरूनी ताकत के खिलाफ अक्सर औकात बगावतों और शोरशों से सुलगती भट्टी रहा है। इन बगावतों के पस मंजर में कुछ ये सच्चाई शामिल है कि पहाड़ी बर्बरों और सहराई सेनाजियों के रूह आजाद सिफ्त रही है। इसका मतलब ये बगावतें रहेंगी। रूमी भी इन्हें ज़ेरे नगीन नहीं कर पाए थे, इसीलिए वो बहरा रूम के साहिली इलाकों में अक्सर किला बंद रहे, वहीं जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन अटलस के पहाड़ों के अंदरूनी दखल अंदाजी न कर सके। और अब अरबों की हालत भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ न थी। शहरों में जिंदगी गुजारने वाले अरबों और चरागाहों के बासी बर्बरों के दरमियान तल्लुकात में कशीदगी पाई जाती थी। क्लासिकी इस्लामी तहजीब बुनियादी तौर पर शहरों की परवाख्ता रही है। लोग कस्बों और शहरों की जानब चले आते हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए और कुछ मुआशी या मौक़ा के वजूहात की बिना पर। इन शहरी अरबों की तंग मजाजी और इक़्तिदार के मुज़ाहरा के वजह से बसा औक़ात बगावतें उभरती रहती थी। इस वक्त की सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने वाले इन नए नज़रियात का अफ्रीकी अवाम ने इस्तकबाल किया, जो कि आमराना क़ुव्वतों के खिलाफ इनके गम ग़ज़ का इज़हार था। मिसाल के तौर पर सन 900 में एक फारसी खारजी रुस्तम मगरब चला आया और यहाँ इसने अपना मरकज कायम किया। इसने अब्बासी के दरबार के अलमदार बनु अल-गलब अमीरों को ललकारा। मुकामी बरबरा और सनाजा बशिंदों की मदद से रुस्तम सज्जल मासवा पर
خارجی شاہی سلسلہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ خارجی ایک انتہا پسند فرقہ تھا، ان کی نظریات سے اتفاق نہ کرنے والوں کا قتل ان کے نزدیک واجب تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو قید ہونے کا حق صرف سنی یا شیعہ کو ہی حاصل نہیں ہے، خلافت پر ہر ایک فرد کا حق ہے، چاہے وہ عربی ہو کہ نجمی، بظاہر یہ جمہوری موقف بربروں کے قانوں کو بھلا لگا۔ خاندان رستم کی حکومت کے خاتمہ کے بعد بھی ایک عرصہ تک خارجیوں کے اثرات رکھنے والے چھوٹے چھوٹے علاقے باقی رہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا کہ شمالی وسط افریقہ میں سن 1350 تک خارجی قومیں باقی رہیں۔ تو دوستو، آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم فاطمی کا دور مصر پر اس کی بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔